आज व्यू 360 में अमेरिका की चीन से ताल्लुकात में कशीदगी और भारत से कुर्बत पाकिस्तान और खित्ते के लिए क्या मानी रखती है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के बीजिंग के 2 रोज़ा दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। उनके इस दौरे में होने वाली मुलाकातों के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए डायलॉग को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। गुज़िश्ता 5 साल में किसी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का यह चीन का पहला दौरा है। तकरीबन 5 माह पहले अमरीकी फ़ज़ाई हुदूद में एक मुश्तबा चीनी जासूसी गुब्बारे की परवाज़ की वजह से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बीजिंग का दौरा मौखर किया गया था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा के दौरे का मकसद दोनों ममालिक के कशीदा ताल्लुकात में ठहराव लाना है। उधर चीन और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई मुसाबकत का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जिन्हें दोनों ताकतों के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन रखने का चैलेंज दरपेश रहता है। उधर अगर हम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरे की बात करते हैं जो इस हफ्ते अमेरिका के लिए शुरू कर रहे हैं अपना स्टेट विजिट, इस दौरे को भारत से ताल्लुकात गहरे करने की उन अमरीकी कोशिशों का एक अहम हिस्सा समझा जा रहा है जो चीन से मुकाबले की अमरीकी पॉलिसी का मरकज़ है। इन सब में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बीजिंग का दौरा शुरू होने से पहले अमरीका ने इससे मुंसलिक किसी बड़ी पेशरफ्त की तवक्कुआत को खासा कम कर दिया था, लेकिन आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद उम्मीद की जा रही है कि अमरीका की बीजिंग के साथ कशीदगी में कमी आएगी। चीनी सदर का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि इस दौरे से ताल्लुकात को हमवार करने में मदद मिलेगी। गुज़िश्ता कुछ अरसे से चीन और अमरीका के ताल्लुकात मुसलसल तनाव का शिकार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, टेक्नोलॉजी, इंसानी हुकूक और दीगर मामलात पर कशीदगी पाई जाती है। अमरीका और चीन के दरमियान कई मामलात पर सर्द जंग जारी है जिसका एक अहम महाज ताइवान है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और गुज़िश्ता कुछ अरसे में वो इसके आसपास फौजी मशकें भी कर रहा है। हाल ही में एक चीनी जंगी बहरी जहाज़ के बैनुल-अक़वामी पानियों में एक अमरीकी बहरी जहाज़ का रास्ता रोकने पर कशीदगी में इजाफा हुआ। इससे कुछ हफ्ते पहले एक चीनी लड़ाका तैयारे ने अमरीकी फ़ज़ाइया के तैयारे के करीब से परवाज़ की थी। अगरचे अमरीका ताइवान के हवाले से वन चाइना पॉलिसी रखता है, लेकिन सदर जो बाइडन ने चीन की तरफ से ताइवान पर हमले की सूरत में ताइवान की हिमायत करने का ऐलान कर रखा है। अमरीका और चीन के ताल्लुकात किस तरह से दुनिया में ताकत के नए तवाज़ुन की तरफ इशारा कर रहे हैं, इस हवाले से बात करते हैं वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक से मुंसलिक अपर्णा पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अपर्णा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ब्लिंकन का चीन का दौरा कहाँ तक ताल्लुकात में सर्दमोहरी को कम कर सकेगा और कौन से ऐसे तनाज़ात हैं जिन पर आपके ख्याल में दोनों ममालिक ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे, क्योंकि दोनों की तरफ से गुज़िश्ता कुछ अरसे में दिए गए बयानात तो काफ़ी जारहाना हैं। तनाव थोड़े कम होंगे सेक्रेटरी ब्लिंकन की चीन की यात्रा से, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सिर्फ तनाव कम होंगे, थोड़े संबंध अच्छे हो जाएंगे, दोनों लोग बात कर पाएंगे कुछ चीज़ों के बारे में, चाहे ताइवान हो, चाहे रूस हो, चाहे वो ये क्लाइमेट चेंज हो। लेकिन जो मेन इश्यू थे, जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाले इश्यूज है, वो नहीं बदलेंगे। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि दूसरी जंग अजीम के बाद से अमरीकी स्ट्रैटेजी, अमरीकी जो नीति है वो ये रही है कि अमरीका के खिलाफ कोई भी राइवल या कोई भी मुखालिफ खड़ा नहीं हो। और पिछले 10-15 साल से जब से चीन की आर्थिक, चीन की दिफाई बरकत हुई है, उसकी वृद्धि हुई है, अमरीका को इससे चिंता हुई है, अमरीका को इससे दिक्कत हुई है। और हर सदर, चाहे वो ओबामा रहे हैं, वो ट्रंप हैं या बाइडन हैं, तीनों की हुकूमत यही कोशिश करती आई है कि अमरीका चीन की जो ये बढ़ती हुई हुकूमत है, वृद्धि है, इसके खिलाफ अपने दोस्तों को उनकी ताकत को बढ़ाए और अपनी ताकत बढ़ाए। तो संबंध थोड़े बेहतर हो जाएंगे। दोनों सचिव बात करेंगे, शायद दोनों राष्ट्रपति या सदर बात करें, लेकिन इससे जो अंदर के तनाव हैं, जो दोनों की नीति है, वो नहीं बदलने वाली। और अमेरिका और चीन का जो रिश्ता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। बस इतना होगा कि दोनों लोग
हर चीज़ के बारे में बात कर सकें। तो आप समझती हैं कि वर्किंग रिलेशन इससे हो सकेगा। ओरिजिनली जिस तरह से आपने भी रेफरेंस दिया इस बात का, अमेरिका का जो एक इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, वो जब चैलेंज हुआ आपने उसी को हवाला दिया कि वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं करता और ना ही उस हवाले से अपनी चीज़ें जो हैं वो टैकल करता है। तो अमेरिका की तारीख़ी तौर पर हम इंडो पैसिफिक और मशरिक़ वस्ता के ख़ित्तों में देख रहे हैं कि मौजूदगी रही है। अब अमेरिका और चीन के ब्लॉक्स में वाज़ेह लाइन्स सामने आ रही हैं और दुनिया को एक सुपर पावर के दौर से आगे जाती हुई हमें दुनिया इस वक्त नज़र आती है। मुख्तलिफ माहिरीन इस बात पर एग्री करते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तो हाँ, ये बात सही है कि चीन की बढ़त हुई है, चीन की आर्थिक भी और दिफाई भी। अमेरिका की ताकत यही रही है कि अमेरिका के बहुत सारे दोस्त रहे हैं, उनकी अलायंसेस रहे हैं, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, गल्फ का एरिया हो, यूरोप हो, और इन सब दोस्तों को एक साथ ला सके ताकि जो अमेरिका के पास अगर उतनी ताकत न हो, आर्थिक न दिफाई, इन सब दोस्तों के पास हो, इन एलाइज के पास हो। तो जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, क्वाड का गिरोह है, ऑकस का गिरोह, ये सब इसी को दिखाते हैं जो अमेरिकन स्ट्रैटेजी है। अब ये बात है कि अमेरिका उतना पावरफुल, उतना ताकतवर नहीं है अभी जितना वो दूसरे जंग अजीम के बाद था, लेकिन चीन भी उतना ताकतवर नहीं है जितना अमेरिका था दूसरे जंग अजीम के बाद। तो अब ये जो हमें देखना पड़ेगा अगले 5-10 साल में, वो दो चीज़ें हैं कि चीन की आर्थिक बरकत कितनी होती है और दिफाई, और दूसरी बात अमेरिका क्या जो डॉलर है, क्या वो उस करेंसी को अभी भी वो सबसे ग्लोबली लेके चल सकता है, ताकतवर रख सकता है या नहीं। तो एक जिस तरह आपने अपना हवाला दिया कि अमेरिका जो है वो प्राइमरीली ये देखता है कि उसके जितने पार्टनर्स हैं उनको वो स्ट्रेंथन करे और उसके अकॉर्डिंगली इश्यूज़ को टैकल करे। भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है। अमेरिका भारत से खित्ते में किस किस्म के किरदार की उम्मीद रखता है? अमेरिका ये समझता है कि भारत नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता नहीं छोड़ेगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो या नॉन अलाइनमेंट है, वो भारत के लिए संभव नहीं है। ये भारत का हमेशा रहा है और ये भारत की स्ट्रैटेजी या कूटनीति हमेशा रहेगी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ये भी जानता है कि सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए चीन से है, क्योंकि चीन और भारत की जंग हो चुकी है। चीन भारत की ज़मीन पे बैठा भी हुआ है और चीन और भारत के साथ वो मैरीटाइम इंडियन ओशन रीजन में भी उन दोनों के अलग अलग व्यूज़ हैं। तो अमेरिका ये सोचता है कि अगर वो भारत को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच सके, भारत कोई किसी गुट में नहीं, किसी सुरक्षा गुट में या सिक्योरिटी अलायंस में ना आए, किसी एशियन नेटो का हिस्सा ना बने, लेकिन अमेरिका के जो दोस्त हैं उनके और नज़दीक आ सके, तो फिर चीन को एक मैसेज जाएगा और फिर उतना काफ़ी है अमेरिका की तरफ से। दो बातें और हैं, एक ये कि भारत और अमेरिका की जो आर्थिक है, जो व्यावसायिक है, वो संबंध बढ़ गए हैं, 190 बिलियन हो गए हैं और दोनों मुल्क ये चाहते हैं कि कुछ सालों में 500 बिलियन हो जाए। उन दोनों की जो रक्षा या दिफाई संबंध है वो बढ़ गए हैं। इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो वो दोनों मुल्क 2 डील साइन करेंगे, ये जनरल इलेक्ट्रिक की और एक वो आर्म्ड ड्रोन्स की है, प्रेडेटर ड्रोन्स की। तो इन दोनों के वो इतने संबंध बढ़ रहे हैं। हाँ, भारत का जो रिश्ता है रूस के साथ वो रहेगा और भारत का जो रिश्ता है और अपने आसपास के मुल्कों के साथ वो भी रहेगा। तो भारत जापान नहीं होगा, भारत ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा, न ही वो बर्तानिया होगा, लेकिन भारत फ्रांस जैसा एक दोस्त हो सकता है, रख सकता है। अपर्णा, एक चीज़ अगर हम देखते हैं, अमेरिका पे हमेशा ये क्रिटिसिज्म आता है कि जब अमेरिका के स्ट्रेटेजिक मफादात की बात आती है तो ह्यूमन राइट्स जैसे मामलात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसे अगर हम अमेरिका को चीन के मामले में देखते हैं तो चीन के मामले में बहुत हाईलाइट किया जाता है इंसानी हुकूक के हवाले से, लेकिन अगर हम भारत के मामले में देखते हैं तो अमेरिका उस शिद्दत से आवाज़ नहीं उठाता, बल्कि अभी जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी का
जो विजिट है उसमें इतलात हैं कि एजेंडे पर ऐसा कोई डिस्कशन रखा भी नहीं गया। मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं होता। वो डिस्कशन तो होगा, डिस्कशन दोनों तरफ के बीच में होगा और वो होता रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं होता है, वो प्राइवेट होता है। और ये वैसे हमेशा रहा है। हम बात कर रहे हैं जब 1970s और 80s में ज़िया उल हक के साथ रिश्ते थे, तो उस समय अमेरिका ने कुछ नहीं कहा जब राष्ट्रपति ज़िया ने इंसानी हुकूक वायलेट किए थे पाकिस्तान में। तो ये हमेशा रहा है कि जब अमेरिका का एक रिश्ता होता है किसी मुल्क के साथ तो वो नज़रअंदाज कर देता है, चाहे वो पाकिस्तान रहा हो 1980s में, चाहे वो चीन रहा हो 1990s 2000 में, चाहे वो भारत या सऊदी अरेबिया या इजिप्ट या कोई और हो, बहुत सारे मुल्क हैं। लेकिन हम अमेरिका से क्यों कहते हैं? जब हम सॉर्ट ऑफ भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, वो क्या किसी और मुल्क से कहते हैं कि आपके इंसानी हुकूक कैसे हैं, या वो ये कहते हैं कि आपसे हम सिर्फ आर्थिक और दिफाई रिश्ता चाहते हैं? लेकिन अमेरिका से जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं ग्लोबली वो ये रहती हैं कि एक डेमोक्रेटिक जाइंट एंड अबव ऑल अ सुपर पावर, तो वो इस हवाले से आवाज़ उठाए। लेकिन जिस तरह से आपने हवाला दिया कि ये बातें शायद इंडोर तो होंगी, पब्लिकली सामने नहीं आ सकेंगी। बहुत शुक्रिया अपर्णा पांडे, आप हमारे साथ थी। पाकिस्तान की अमूर ख़ारजा की वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खैर की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते एक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान से ये ना कहा जाए कि वो अमेरिका और चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। साथ ही साथ हमें वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की तरफ से ये बयान भी देखने को मिला कि IMF जियोपॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान के साथ सख्त रवैया इख्तियार किए हुए है और इसीलिए वो पाकिस्तान के लिए कर्ज का प्रोग्राम बहाल नहीं कर रहा। पाकिस्तान के लिए इन सब डेवलपमेंट्स का जो रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं इसका क्या मतलब है, इस पर बात करते हैं पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर नजम साकिब इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का हमें। क्या हकीकतन पाकिस्तान चीन और अमेरिका में से किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर है? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके इस बड़े अहम सवाल का जवाब दूं, एक दो वजाहतें करना चाहूँगा क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम सुन रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक़ है तो अगर 10 साल पहले तक का हम देखें तो मुझे बहैसियत सिफारतकार के ये नज़र आता था कि अमेरिका इस दुनिया में रहने वाले तमाम मुल्कों का हमसाया है। उसका इंटरेस्ट जो है, जिसको वो नेशनल इंटरेस्ट के ज़िम्न में लेते हैं या उस ज़ुमरे में लेते हैं, उसमें वियतनाम से लेके अफ़गानिस्तान, इराक़, सीरिया, हर जगह पे मिडल ईस्ट आप डाल लीजिए बीच में। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यूक्रेन की वॉर होती है, या उससे पहले हम देखते हैं कि क्राइमिया ले लेता है रशिया। अब उस वक्त समझ नहीं आती कि अगर ये दुनिया की सबसे बड़ी सोल सुपर पावर है तो क्या वजह है कि कुछ ममालिक जो हैं, जिसमें रूस ख़ास तौर पे और चीन ख़ास तौर पे, कि उनका सॉर्ट ऑफ डिफायंस मोड में वो क्यों हैं। तो मुझे फिर उसके बाद उधर से लेके डॉलर की आप यानी जो हिसाब किताब होने वाला है या हो रहा है, लोग आपस में यानी बार्टर सिस्टम कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि इकनॉमिक्स जो है वो सबसे पहले आती है। दूसरी बात जो हुई ये हुई कि जी मेरी पाकिस्तान के बारे में अभी बात की गई कि पाकिस्तान में जब ज़िया उल हक का दौर था तो उस वक्त इंसानी हकूक़ को दरगुज़र किया और उनके हालात को दरगुज़र किया अमेरिका ने। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो उसमें आपको लगेगा कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की मदद की, अमेरिका की ख़ास तौर पे मदद की, और वो पहली दफ़ा जब आए थे यानी सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान में, उस वक्त पाकिस्तान जो था वो यानी यूँ समझिए कि सरगना बन के सामने खड़े होके और सबसे आगे होके, और फिर उसके बाद वॉर ऑन टेरर में तो यानी अमेरिका ने खुद माना है और अभी तक मानता है कि मेन जो उसमें यानी जो काम किया था वो पाकिस्तान ने किया था। हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये जो 4 यानी मिलियन अफ़गानी रेफ्यूजीज़ इधर आ गए हैं, जब आपका काम पूरा हो जाता है, वाशिंगटन का काम पूरा हो गया, आप निकल गए और आपने ये नहीं सोचा कि जी यहाँ पे जो दहशतगर्द हैं या वो जिनके पास गन्स हैं, उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स के पास, उनका क्या करना है। वो फिर ये हुआ कि हमें उसका ब्रंट फेस करना पड़ रहा है। लिहाजा ये कहना कि पाकिस्तान को सिर्फ एक एंगल से, और मुख्तसरन बताऊंगा यानी हिंदुस्तान के बारे में, आपने उसके रोल के बारे में पूछा कि कौन सा रोल जो है वो अमेरिका चाहता है, तो मैं नहीं, मेरे साथ जितने साउथ एशियन लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं तस्वीराती यानी माहौल को जानते हैं, स्ट्रेटेजिक वैल्यू को जानते हैं, वो ये जानते हैं
कि हिंदुस्तान को अमेरिका ने यहां पे अपना पुलिसमैन बना के रखा। That's a long debate, Ambassador. We'll get there, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकें, आते हैं वापस, अब आ जाते हैं, अब आते हैं आपके सवाल। जी बिल्कुल, अगर हम उस पर आ जाएं वापस, आपके दोनों में से इंतखाब पाकिस्तान को वाकई करना पड़ रहा है। जी वापस आ गए। देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि वाशिंगटन से या बीजिंग से कोई इत्तला आई है या कोई रिक्वेस्ट आई है कि जी आप हमारे ब्लॉक में शामिल हों। नंबर 2 ये है कि मैं बहैसियत एक सिफारतकार के, मैं ये नहीं मानता कि ब्लॉक बन चुके हैं। ये पहले भी थे, ये रिफ्ट्स पहले भी थी, अब थोड़ी सी वाजे हो गई। और ख़ासतौर पे जब हमने नैन्सी पेलोसी को देखा ताइवान जाते हुए, और फिर उस पर जो रिएक्शन चाइना का आया, उसके बाद जब नेटो में आते हैं, यानी आपके प्रेसिडेंट बाइडन जाके कहते हैं और उन सारे ममालिक से कहते हैं कि जी चाइना कंटेनमेंट की पॉलिसी, और वो ओपन यानी हो जाती है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का बयान आता है, उसके बाद मुझे समझ आती है कि लो भाई अभी खुल के बात हो रही है, 2 ब्लॉक्स बन गए हैं। पाकिस्तान को किस ब्लॉक में जाना है इसका तो सवाल ही नहीं है। पाकिस्तान को कौन मजबूर कर रहा है कि आप कौन सा, और यहां मैं आपको बताता चलूं कि चाइना वो वाहिद मुल्क है जिसने आज तक पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि हमारी तरफ आओ या हमारे ब्लॉक में आओ। चाइना ने जब अमेरिका की बात की है पाकिस्तान से, जब अमेरिका से बात की है तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें। मेरे ख्याल में बॉटम लाइन ये है कि आपको पाकिस्तान को इस वक्त किसी ब्लॉक में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अमेरिका उसके लिए एक बहुत अहम मुल्क है। हमारी सबसे नंबर 1 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अमेरिका है। मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ऊपर से चाइना हमारा एक ऐसा दोस्त है जिसने हर अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है और हमने भी उनका साथ दिया है। तो आप समझते हैं कि अमेरिका में, डीसी में जितने जो माहिरीन है, अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान अब हर लिहाज से चीन के कैंप में है, और इसकी एक वजह और एक हमने मुख्तलिफ उसकी वजूहत डिस्कस की, लेकिन एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत के साथ अमेरिका के करीबी ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान के लिए दोनों ताकतों में तवाज़ुन रखना आप क्या समझते हैं, कितना अहम है इस वक्त? मेरे नज़दीक ऐसी कोई बात नहीं है। थिंक टैंक्स की अपनी मर्जी हो सकती है, मेरी अपनी राय है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान ने यूक्रेन के बारे में अपना एब्सटेन किया, हिंदुस्तान ने भी किया, उसमें हमारा हक है कि हम एब्सटेन करें। अभी टाइम तो आए कि हमें फैसला करने की बात आए कि जी आपने किस तरफ जाना है। मेरे ख्याल में अभी इसका वो वक्त नहीं आया। तो इसहाक का ये कहना, हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं अमेरिका। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, एंड देन आई हैव समथिंग ऑन इसहाक। आप करें बात, आप जी बिल्कुल। हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ हैं वो अपनी जगह पे हैं, उसमें इरिटेंट्स भी हैं। ये अलग बात है कि जब इंसानी हुकूक की बारी आती है, जब लॉ एंड ऑर्डर इनसाइड हिंदुस्तान की बारी आती है, जब इंडिया का फैटफ में मामला आता है या इंडिया की कोई हेजमनी आती है, कश्मीर के सिलसिले में कोई बात होती है, तो अमेरिका उसको सरफे नजर करता है। उसकी वजह ये है कि अगर मैं इस डिस्कशन को आगे लेके जा सकूं कि इसहाक डार के इस बयान में आप क्या समझते हैं, कितनी जान है कि IMF प्रोग्राम की बहाली में जियोपॉलिटिक्स रुकावट है? हालांकि तकरीबन सभी मुआशी माहिरीन जो हैं उनकी ओपिनियन इससे डिफरेंट है। वो समझते हैं कि आलमी इदारे के फैसले की वजूहत जो हैं वो माली नौइयत की हैं। कोई भी कर्ज देने वाला इदारा जब तक इस बात पर तसल्ली नहीं कर देता कि वो जो पैसे दे रहा है उसको वापस मिलेंगे या किस तरह से मिलेंगे, वो ऐसा कोई कर्ज क्यों देगा? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। वो उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, कोई भी आपका टेक्निकल लेवल का इदारा है, चाहे वो IMF है या वो आपका फैटफ है, उसमें थोड़ी सियासियात तो होती है ना। मैं उसकी मिसाल आपको यूं दूंगा कि ये अचानक इस केस में स्पेसिफिक आप समझते हैं कि सियासत है? इस स्पेसिफिक केस में आप समझते हैं कि सियासत है, क्योंकि बड़ी क्लियर लाइंस हैं जो प्योरली सियासत नहीं है, लेकिन सियासत का अमल दखल है। मुझे बोलने दीजिए ना, मैं आपको बताता हूं। मेरे पास एग्जैक्टली 2 मिनट है एम्बेसडर, मैं चाह रहा हूं कि वो चीजें भी मैं शामिल कर लूं जो कि बाकी मेरे एजेंडे में है। अमेरिका के साथ जो चीन के ताल्लुकात, मेरा फिर ये जवाब है कि इसमें जी प्लीज, इसमें यह है कि IMF का जहां तक इस वक्त रवैया है, उसमें यूं समझ लीजिए कि 50% आपके टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान को मानने चाहिए, 50% सियासत है। तो अमेरिका के चीन के साथ जो ताल्लुकात अगर मजीद कशीदा होते हैं, और कितनी ज़रूरत है अमेरिका को पाकिस्तान की इस पूरी सूरत हाल में जब भारत अमेरिका के साथ खड़ा होगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि यानी अमेरिका को आप अगर कहेंगे कि उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान की इंक्लिनेशन किस तरफ है, ये सवाल वाशिंगटन में नहीं आएगा। हाँ, बात ज़रूर की जाएगी, जिस तरह यूक्रेन पे था,
हमें मैसेजेस मिले कि ये करें वो करें, लेकिन हमने वो किया जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है। राइट, क्विकली एम्बेसडर, एक अगर आप 30 सेकंड्स में मुझे ये बता सकें, पाकिस्तान की फौजी अस्करी तरबियत और कुछ दिफाई ज़रूरियात अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताउन रहेगा उसके बावजूद अमेरिका का? मेरे ख्याल में रहेगा जी, क्योंकि अगर किसी का ये ख्याल है कि नेटो और अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया है तो पाकिस्तान की तस्वीराती जो अहमियत है वो ख़त्म हो गई है या कम हो गई है, ये तासुर ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर आपका। आई गॉट योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। हम इस हवाले से डिस्कशन भी कर रहे थे कि क्या इम्पैक्ट आएगा। इससे पहले उन्होंने सदर बराक ओबामा के दौर में 2 मरतबा और सदर ट्रंप के दौर में भी 2 बार अमेरिका का दौरा किया, लेकिन सरकारी दौरे की दावत इससे तकरीबन 14 साल पहले अगर हम देखते हैं भारतीय प्रीमियर्स में, तो सदर ओबामा ने 2009 में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को दी थी। माहिरीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को चीन के असर और रसूख के पस मंज़र में भी देखते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और अमेरिका का क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ यानी उभरती हुई इंतहाई अहम टेक्नोलॉजीज़ में ताउन बढ़ रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिकी सदर जो बाइडन से वाशिंगटन में मुलाकात में दोनों ममालिक के बीच टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में ताउन को बढ़ाने के लिए बातचीत मुतवक्किल है। भारतीय फौज के लिए इंजन की तैयारी के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक मुआहदे पर काम हो रहा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये दौरा दिफा, माहौल दोस्त तवानाई और खला जैसे शोबों में दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को बढ़ाएगा। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों मुल्क टेक्नोलॉजी के आलमी मंजरनामे पर चीन के असर और रसूख को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 9 साल कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मेक इन इंडिया का मंसूबा मुतारिफ करवाया था, मगर भारत को टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बनाने में मुश्किलात का सामना है। माजी में कुछ ऐसे शोबे रहे हैं जिनमें भारत को मैन्युफैक्चरिंग में आलमी सतह की कामयाबी हासिल हुई, लेकिन उनकी तादाद खासी कम रही है। तजियाकार रिक रोसो के मुताबिक नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर और रियासतों की सतह पर दुश्वार कवायद व ज़वाबित तरक्की की राह में रुकावट हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर्स से बात करते हैं तो उन्हें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, आसानी से समझ आने वाले ज़वाबित चाहिए, और ये सब रियासती हुकूमतों के कंट्रोल में है। वो महसूस करते हैं कि वक्त अहम नहीं, एक मंसूबे की तकमील में तवील अरसा लग जाता है। बेन जांग की अमेरिकी कंपनी के भारत में कारोबारी मुआहदे हैं, लेकिन वो महसूस करते हैं कि मुल्क को कीमतों और रफ्तार में चीन के मुकाबले पर आने में अभी बहुत वक्त लगेगा। चीन ऐसे है कि ओके आपका कोई प्रोजेक्ट है, बूम 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 वो मुकम्मल हो जाता है। लेकिन सियासी तनाव और चीन में कोविड-19 के बायस बंदिशों से तब्दीली की रफ्तार तेज हो रही है। फॉक्सकॉन जो कि एप्पल के लिए आईफोन्स बनाती है, अगले साल भारतीय रियासत कर्नाटका में एक नई फैक्ट्री खोलेगी। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक इससे 50,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। और मुल्क में एप्पल के 2 स्टोर्स पहले ही खुल चुके हैं। माहिरीन कहते हैं कि यह भारत में मौजूद इंजीनियरिंग टैलेंट की बदौलत है जो इसे आगे बढ़ने में मदद दे रही है। हो सकता है आपको भारत की जानिब से टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के शोबे से मुताल्लिक फराहमी पर ज्यादा फोकस दिखाई दे। डिजाइन और रिसर्च वो चीजें हैं जिनमें भारत बहुत अच्छा है। भारत अब आबादी में चीन से आगे निकल चुका है, ताहम टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में चीन से सबकत लेना अभी बाकी है। मैट डिबल के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।